शालू विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। शालू जब ससुराल पहुंची तो वहां के सदस्यों के व्यवहार देखकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। हर कोई बहुत ही बदतमीजी से शालू से बातें कर रहा था, जैसे शालू उस घर के सदस्य हो ही ना, जबकि शालू उस घर की बहू बन चुकी थी। यहाँ तक कि शालू का पति भी उसे कोई इज्जत नहीं दे रहा था। शालू को अंदर ही अंदर बहुत घुटन हो रही थी, या कैसे लोगों के बीच वह आ गई है, क्योंकि उसके मायके का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं था। वह महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था, और इस घर में तो बात बात पर यही सुन रही थी कि घर की बहू को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, वह बाहरी है, अपने हिसाब से घर चलाने लगेगी। घर का हिसाब जब औरतों के हाथ में चला जाता है तो घर बर्बाद हो जाता है। और पता नहीं क्या क्या फिजूल की बातें कर रहे थे, जिसमें कि उसका पति भी शामिल था। सालू के मायके में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ पर तो उसकी मम्मी ही घर का सारा फैसला लेती थी और घर संभालती थी। उसके पापा अपनी सारी तनख्वाह उसकी माँ के हवाले कर देते थे, और क्या बचत करनी है, क्या खर्च करना है, यह सब उसकी माँ ही तय करती थी। पर यहाँ पर तो एक एक रुपए का हिसाब मांगा जाता था, और पत्नी के हाथ पर तो कुछ रुपए रखने का कोई नियम ही नहीं था। शालू बहुत परेशान हो गई, और बात बात पर इतने गंदे तरीके से पति, सास और ननद द्वारा बात की जाती थी कि शालू को बहुत गुस्सा आता था, जैसे वह इस घर की नौकर हो। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी शालू के ऊपर थी, क्योंकि सास कोई काम नहीं करेगी, वह घर की मालकिन है, और ननद कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वह इस घर की बेटी है और उसे अपने ससुराल जाकर जीवन भर काम ही करना है। इसलिए सारा काम शालू अकेले करेगी। घर में कोई नौकर दाई भी नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं नौकर को देने के लिए। शालू पूरी तरह से इस घर में एक बंधुआ मजदूर बन चुकी थी, और ऊपर से उसकी कोई इज्जत भी नहीं थी। उसका पति तो बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। उसके लिए अपनी माँ और बहन ही सब कुछ थे, बीवी कुछ भी नहीं। बीवी को तो वह बस रात में अपने शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता था, और बाकी टाइम वह उसके लिए मात्र घर की एक नौकर थी। पता नहीं शालू के पति को उसकी माँ ने क्या सिखा रखा था कि वह बीवी से एक दूरी बनाकर रखता था। रात में जब बिल्कुल सोने का वक्त हो जाता तब वह कमरे में आता, और कई बार तो बस अपनी ज़रूरत पूरी करके कमरे से निकल जाता और हॉल में या फिर माँ के कमरे में ही जाकर सो जाता था, क्योंकि माँ ने उसे बोल रखा था कि बीवी को ज़्यादा सिर पर चढ़ाएगा तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और जितना ज़्यादा वक्त तू बीवी के साथ बिताएगा वह तुझे अपने मोह जाल में फंसा लेगी, फिर तो तेरा घर बर्बाद समझो। बीवियों को पैरों की जूती बनाकर रखना चाहिए, सिर पर नहीं बैठाना चाहिए। और पता नहीं क्या क्या फिजूल की बातें उसकी माँ और बहन ने उसके मन में भर रखी थी। वह खुद एक औरत थी, और दूसरी औरत की ज़िंदगी में इतना जहर कैसे घोल सकती थी। लेकिन यह सब कुछ शालू के साथ हो रहा था। शालू को एक रुपया भी उसका पति खर्च के लिए नहीं देता था। बोलता था, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, खा तो रही हो, पहन तो रही हो, और क्या चाहिए। अगर कहीं जाओगी तो मेरे साथ ही जाओगी, अगर कुछ लेना है तो मैं ही ला कर दूंगा, तो तुम पैसों का क्या करोगी। अपनी माँ को हर दिन पैसे दिया करता था, बहन के हाथ पे भी पैसे रखा करता था। शालू के पति की माँ और बहन ने उसे ऐसा बता रखा था कि माँ का कहना था कि माँ तो भगवान होती है, बच्चों को पैदा करती है। इसलिए शालू के पति के हिसाब से उसकी माँ उसके लिए भगवान थी। और यह भी बता रखा था कि बहन जब तक कुंवारी है तब तक मायके में मज़े करने दो, ससुराल में जाकर तो ज़िंदगी भर गुलामी ही करनी है, इसलिए बहन की सारी ख्वाहिश भी पूरी करो। इसलिए शालू के ननन भी वहाँ पर मज़े की ज़िंदगी जीती थी। सिर्फ एक शालू थी जो कि उस घर की नौकर थी। शालू की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। अब शालू की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन शालू के ससुराल में वही हाल थे, बल्कि और बुरा हाल हो चुका था। उसका पति आज तक उसे अपना नहीं पाया था, और एक बाहरी औरत समझता था। एक ऐसी बाहरी औरत जो उसके शरीर की ज़रूरत पूरी करते वक्त तो अपनी हो जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर बाहरी हो जाती थी। शालू के तन बदन में आग लग जाती थी ये सब बातें सोचकर, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि वह तीनों मिलकर एक हुए रहते थे। और अगर वह कुछ बोलती भी थी तो तीनों मिलकर उसे इतना बोलने लगते थे और इतनी खरी खोटी सुनाने लगते थे कि अंत में उसे चुप होना पड़ता था।
यहाँ तक कि शालू को उसके मायके और मायके के रिश्तेदारों से भी बात करने पर रोक टोक की जाती थी और बात नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं शालू उनकी चुगली ना करे। शालू की ज़िंदगी खराब हो चुकी थी। शालू का पति बार बार उसे गालियाँ दिया करता था। यहाँ तक कि उसकी सास और ननद भी शालू को गालियाँ देती थी, जो कि उसने अपने मायके में कभी नहीं सुनी थी। शालू के लिए यह सब कुछ बहुत अजीब था। इसी बीच शालू प्रेग्नेंट हो गई और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। लेकिन इन जानवरों को तो उससे कोई मतलब नहीं था। शालू का खाना पीना भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी उसे बहुत उल्टियाँ हो रही थी और उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। शालू को डॉक्टर से दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे आराम करने और खाने पीने की हिदायत दी और साथ ही बहुत महंगी दवाइयाँ लिख कर दी। दवाइयाँ खरीदने में करीब करीब 5,000 रुपये लग गए। घर पहुंचकर इस बात के लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सास ने बोला, दुनिया की पहली औरत है जिसे बच्चा होने जा रहा है, जो इतनी महंगी दवाइयाँ ले रही है, जैसे हमने तो बच्चे पैदा किए ही नहीं। हमने इसके जैसे फालतू खर्च नहीं किए ना ही डॉक्टर के चक्कर लगाए। एक काम कर बेटा, इसके ऊपर तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हमने क्या इसका ठेका ले रखा है? ले जा इसे इसके मायके छोड़ा, वही लोग देखेंगे इसे। हम इतने पैसे नहीं खर्च करने वाले इसके और इसके बच्चे के ऊपर। शालू को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया। उसने बोला, मेरा बच्चा? क्या यह मेरा अकेले का बच्चा है? और क्या यह मेरे मम्मी पापा के खानदान का बच्चा है जो वो इसके लिए खर्च करेंगे? शालू के पति ने बोला, खबरदार जो मेरी माँ से ऐसे ज़बान में बात की। माँ जो बोल रही है सही बोल रही है। हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। चुपचाप अपने मायके जाओ, नहीं तो बच्चा गिरा दो। मुझे कोई मतलब नहीं। शालू को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया। शर्म नहीं आती अपने बच्चे के लिए ऐसा बोलते हुए? तुम्हारी माँ माँ है और मैं कौन हूँ? मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। तो शालू के पति ने बोला, फालतू की बातों में मुझे मत फंसाओ। मैं तुम्हारी इन फालतू की बातों में नहीं आने वाला। माँ ने मुझे पहले ही तुम्हारे तिरिया चरित्र के बारे में समझा रखा है। और शालू की ननद ने बोला, भाभी इस भ्रम में मत रहना कि तुम ससुराल में रहोगी तो मैं और माँ तुम्हारे लिए कुछ करने वाले हैं। कोई भी बहू के लिए कभी कुछ नहीं करता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। वहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल तो हो ही जाएगी। अगर यहाँ रहोगी तो इस उम्मीद में मत रहना कि हम तुम्हें बनाकर खिलाएंगे, बल्कि तुम्हें हमें बनाकर खिलाना पड़ेगा। हम तुम्हारी सेवा नहीं करने वाले। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा फ़र्ज़ है। शालू को समझ में आ गया कि यह नीच लोग हैं। वह अपने मायके जाने को तैयार हो गई। शालू ने अपने पति से बोला, कम से कम 2-4 ढंग के सूट तो ला दो। पहली बार मायके जा रही हूँ तो क्या यह पुराने सूट पहन कर जाऊँ? तो उसके सास और पति ने बोला, तो अपने मायके वालों से ही ले लेना। तुम्हारे कपड़ों का ठेका हमने नहीं ले रखा। वैसे भी शादी में इतनी साड़ियाँ तो मिली ही हैं, वो सब पड़ी हुई हैं, उनमें से ही ले जाओ। शालू ने बोला, अभी मुझसे साड़ियाँ नहीं पहनी जाएंगी, मुझे सूट चाहिए। तो शालू के पति और सास ने ताना मारा, जाकर अपनी माँ से ले लेना, हमारे पास पैसे नहीं हैं फालतू की चीज़ों में बर्बाद करने के लिए। शालू ने बोला, शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के लिए कपड़े लाना तुम्हें फालतू की चीज़ लग रही है? शालू के पास कोई चारा भी नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे। शालू ने अपनी अलमारी में लॉक लगाना चाहा, जिसके लिए घर में बहुत बड़ा बवाल मचा। उसकी सास और ननद का कहना था कि वह अपनी अलमारी में इसलिए लॉक लगा रही है कि हमारे ऊपर उसे भरोसा नहीं, उसे लगता है हम उसकी अलमारी में से चोरी कर लेंगे। इस पर शालू के पति ने बहुत खरी खोटी सुनाई उसे और बोला, तुमने अपनी अलमारी में लॉक क्यों लगाया? शालू ने बोला, ठीक है संभालो। बोलकर उसने चाबी वहीं पर फेंक दी और चली गई। शालू को पता था कि उसकी चीज़ें गायब होंगी, क्योंकि पहले भी उसकी चीज़ें गायब हो चुकी थी, पर उसने कुछ बोला नहीं था। शालू गुस्से में अलमारी की चाबी फेंक कर वहाँ से चली गई। शालू के ससुराल वाले इतने नीच थे कि शालू को उसके मायके तक छोड़ने नहीं गए, बल्कि उसके भाई को बुला लिया उसे ले जाने के लिए। यहाँ तक कि टिकट भी उसके मायके वालों ने ही करवाया था। शालू जब मायके पहुंची तो शालू की हालत देखकर उसके मायके वाले सहम गए। बिल्कुल सूख कर काटा हो चुकी थी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। कपड़े भी उसने वही पुराने पहन रखे थे जो उसकी शादी में उसकी माँ ने दिए थे। शालू की माँ को अंदाज़ा हो गया था कि वह शादी में पूरी तरह से ठगी जा चुकी हैं और उन्होंने उस वक्त शालू से कुछ नहीं बोला। पर 1-2 दिन के बाद उन्होंने शालू से बात करने की सोची। शालू ने 1-2 दिन ढंग से मायके में आराम किया और अच्छे से खाना पीना खाया। अब शालू थोड़ा ठीक लग रही थी। अब माँ और भाभी ने शालू से पूछना शुरू किया और शालू ने रोते रोते सारी बात बता दी
और बोला, मैंने आज तक फ़ोन पर कुछ नहीं बताया क्योंकि वह लोग मुझे फ़ोन भी नहीं करने देते थे और जब भी मैं फ़ोन पर बातें करती तो मुझ पर नज़र रखते थे और मैं चाहकर भी कुछ बता नहीं सकती थी। और अभी भी उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर यहाँ कुछ उनकी कुछ भी बुराई की तो फिर ज़िंदगी भर वहीं रहना। लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे भी वहाँ पर रहकर मुझे क्या मिल रहा है? शालू की माँ ने बोला, भगवान, यह कैसे जाहिलों के घर मैंने अपनी बेटी को ब्याह दिया। बेटी की तो मैंने ज़िंदगी खराब कर दी। जब शालू की भाभी ने शालू के मुंह से यह सब बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। लेकिन शालू की भाभी ने बोला, मम्मी, इसमें आपकी गलती है। आप खुद बहुत सीधी है और ऐसा ही अपनी बेटी को बना दिया है। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप सीधे बने रहो, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। ऐसा होना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाना चाहिए। मैं तो भाग्यशाली थी कि इस घर में आई और यहाँ मुझे किसी भी प्रकार की किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही ऐसा बनाया था कि यदि मैं शालू जैसे ससुराल में भी गई होती तो उन लोगों को ठीक कर देती, ईंट से ईंट बजा देती। फिर उसने शालू से बोला कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो आपको तेज़ बनना पड़ेगा। लोगों की सुनने की आदत छोड़िए और अपनी सुनाने की आदत डालिए। जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगी तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला और कोई आपकी मदद भी नहीं कर पाएगा। शालू की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। शालू की भाभी ने कहा, माँ, क्या आपके रोने से शालू दीदी की समस्या हल हो जाएगी? यदि आपने पहले इस बारे में सोचा होता कि कल को बेटी को विदा करना है और उसे थोड़ा तेज बनाया होता और थोड़ा जवाब देना सिखाया होता, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे यह सब कुछ बखूबी सिखाया था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन शालू दीदी को आज उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है। लेकिन आपने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, अभी यहाँ 9 महीने तक तो रहेंगी ही। मैं इन्हें ऐसा बनाकर भेजूंगी कि उन लोगों को यकीन नहीं होगा। बस आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो शालू की माँ ने बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो शालू की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका घर टूट जाएगा। तो शालू की भाभी ने बोला, अभी कौन सा शालू दीदी का घर बसा हुआ है, कौन सा सुख भोग रही है वह? जिस हिसाब से उन्होंने बताया, आज नहीं तो कल ससुराल में उनकी जान चली जाएगी। वह आपको मंजूर है क्या? इससे तो अच्छा अपनी तरफ से कोशिश कर ली जाए, फिर इसके आगे जो भगवान को मंजूर होगा देखा जाएगा। तब तक शालू के पिता और भाई भी आ गए। उन्होंने भी शालू की माँ से बोला, बहू बिल्कुल सही बोल रही है, वह जैसा करना चाहती है उसे करने दो। अब तो वैसे भी शालू की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, कम से कम एक कोशिश करके देख लेते हैं। उसके बाद शालू मायके में आराम से रहने लगी। शालू के ससुराल वालों को कोई फिक्र नहीं थी अपने बहू की। शालू की भाभी ने भी साफ मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं उन्हें फ़ोन करने की। जब उन्हें अपने बहू की फ़िक्र नहीं तो आप उनकी फ़िक्र क्यों करती हैं? वैसे भी वो लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। लेकिन इस बार जब आप ससुराल जाएंगी तो वह लोग आपका नया रूप देखेंगे। तब तक मैं आपको ऐसा बना दूंगी कि उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह से 9 महीने बीत गए। कभी कभार शालू के ससुराल के फ़ोन आए और उन्होंने फॉर्मेलिटी की बातें की और शालू ने भी इधर से फॉर्मेलिटी में ही जवाब दिया। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि शालू की डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। शालू को लग रहा था कि अब तो ऑपरेशन का सारा खर्चा मेरे मम्मी पापा को ही उठाना पड़ेगा और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसके ससुराल वाले अपनी हर जिम्मेदारी से भाग रहे थे। शालू की भाभी ने बोला कि आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए और खुश रहिए। शालू की भाभी ने शालू के पति को फ़ोन लगाया और बोला, डॉक्टर ने शालू के ऑपरेशन के लिए बोला है। इस महीने की 21 तारीख को शालू का ऑपरेशन है, तो आप उसके पहले आ जाइए। तो शालू के पति ने बोला, मैं आकर क्या करूँगा? तो शालू की भाभी ने बोला, क्यों, जिसका बच्चा है वह नहीं आएगा? शालू के पति ने बोला, मैंने शालू के बच्चे का ठेका नहीं ले रखा। तो शालू की भाभी ने बोला, ठेका तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वह शालू का अकेले का बच्चा नहीं है। और हाँ, मैं शालू नहीं हूँ, तो यदि कोई बवाल नहीं चाहते हैं तो चुपचाप ऑपरेशन के दिन यहाँ आ जाना। और मैं कौन हूँ यह बात आप मेरे मायके वालों से पता कर सकते हैं। कहकर शालू की भाभी ने फ़ोन रख दिया। शालू की भाभी की आवाज़ में शालू के पति को थोड़ा डर लगा कि पता नहीं वह क्या करेगी। उसने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने बोला, फिजूल की बातों से क्यों डरते हो? अगर वहाँ जाएगा तो ऑपरेशन का खर्चा तुझे देना पड़ेगा, क्यों फालतू में खर्च करेगा? करने दे उन लोगों को, उनकी बेटी है, क्या वह अपनी बेटी के लिए खर्च नहीं कर सकते?
शालू के पति ने बोला, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं अपने पैसे खर्च क्यों करूँ। अगले दिन शालू की भाभी का फिर से फ़ोन आ गया और उसने बोला, क्या सोचा आपने, आप ऑपरेशन के दिन आ रहे हैं या नहीं। तो शालू के पति ने बोला, नहीं, मैं नहीं आ रहा। तो शालू की भाभी ने बोला, कोई बात नहीं, तो फिर मैं आ रही हूँ, मैं आपको अपने साथ लेकर आऊँगी और मेरे साथ कुछ महिलाएं भी आएंगी और आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि वह महिलाएं कौन है। शालू के पति को थोड़ा डर लगने लगा कि पता नहीं शालू की भाभी क्या करने वाली है। वैसे भी महिला मोर्चा वाले पतियों का क्या हाल करती हैं। शालू के पति को बहुत अच्छे से पता था, वह कोई दूध का धुला तो था नहीं। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई तो उसकी माँ ने बोला कि शालू की भाभी तो बड़ी ही चंडाल औरत है, शालू तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि शालू को भी वह अपने जैसा ही बना दे। तू ऐसा कर कि तू चला जा और साथ ही साथ शालू को लेकर आ जाना, नहीं तो जितना दिन वह मायके में अपनी भाभी के साथ रहेगी वह बिगड़ती जाएगी। शालू के ऑपरेशन के दिन शालू का पति हॉस्पिटल में मौजूद था। भाभी ने अस्पताल का सारा बिल शालू के पति से भरवाया और बोला, बच्चे के बाप बिल नहीं भरेगा तो कौन भरेगा, क्या आपको अपने बच्चे के आने की खुशी नहीं। शालू का पति हॉस्पिटल में कुछ नहीं बोल पा रहा था और वैसे भी शालू की भाभी से बहस करना उसके बस की बात नहीं थी। शालू ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद शालू बेटे को लेकर अपने घर आ गई और शालू के पति ने बोला, अब मैं शालू को लेकर अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो शालू की भाभी ने बोला, वाह क्या बात है, बीवी को बस यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए भेजा था और अब अपनी नौकरानी को वापस ले जाना चाहते हैं, शर्म नहीं आती, अभी अभी उसने बच्चा पैदा किया है, तुरंत उसे लेकर जाना चाहते हैं ताकि वह आपके घर के काम कर सके, थोड़ी तो शर्म कर लो। शालू के पति ने बोला, यह कैसी ज़बान में आप मेरे से बात कर रही हैं। तो शालू की भाभी ने बोला, जो जैसा होता है मैं उससे वैसे ही बात करती हूँ, मैं शालू नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया था। शालू तो अभी आपके साथ कहीं नहीं जाएगी, कम से कम 6 महीने तो वह यहीं रहेगी जैसे अब तक थी, क्योंकि आप लोग वहाँ उसका क्या हाल करेंगे यह मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है। 6 महीने बाद आकर आप अपनी पत्नी को लेकर जाइएगा और हाँ, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि मैं लेने नहीं आऊँगा, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। शालू का पति चुपचाप वहाँ से चला गया। शालू की भाभी ने अगले 6 महीने तक शालू को काफ़ी अच्छे से सब कुछ सिखाया और बोला, अब वालों एक नई शालू को देखेंगे और उसके बाद भी यदि वह नहीं सुधरते हैं तो फिर ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो यही बोलूँगी, मम्मी पापा आपको लग रहा होगा कि मैं आपके बेटी का घर तोड़ने की बातें कर रही हूँ, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, ऐसा घर बसाने से भी क्या फ़ायदा जहाँ पर आपको एक पल की भी खुशी ना मिले। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। इसके बाद शालू अपने ससुराल पहुंच गई, क्योंकि शालू के पति ने बताया था कि शालू के मायके में क्या हुआ है और उसकी भाभी ने उससे क्या बोला था। तो ससुराल पहुंचते ही शालू की सास ने ताना मारा, कर ली हमारी बुराइयां अपने मायके में, शर्म नहीं आई अपने ससुराल वालों के बारे में अपने मायके में उल्टा सीधा बोलने में। तो शालू ने भी पलट कर जवाब दिया, और आप लोगों को शर्म नहीं आई घर की नई नई बहू को नौकरानी बनाकर रखने में और उसे कोई इज्जत नहीं देने में, घर की बहू को उसके पति से दूर रखने में और उसके पति के कान में उल्टी सीधी बातें भरने में, तो फिर मुझे शर्म क्यों आएगी। आखिर आप लोगों के साथ रहते रहते मैं भी तो बेशर्म बन ही चुकी हूँ। शालू के पति ने यह सुना तो वह बहुत ज़ोर से चिल्लाया, खबरदार, जो तुमने मेरी माँ से ऐसी ज़बान में बात की। तो शालू ने भी ज़ोर से चिल्लाया, और खबरदार, जो तुमने मुझसे ऐसे बात की, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, मैं इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, पूरे अधिकार है मेरा इस घर में और मैं पूरे अधिकार के साथ रहूँगी इस घर में। शालू की ननद ने बोला, कुछ ज़्यादा ही ज़बान चलने लगी है भाभी तुम्हारी, क्या खाकर आई हो मायके से। तो शालू ने बोला, वही जो तुम्हारी माँ तुम्हें खिला रही है और इस बार मेरी माँ ने मुझे खिला दिया, इसलिए तो मेरी ज़बान तुम्हारी ज़बान जैसी तेज़ हो गई है। तो वो सब समझ गए कि शालू से ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वह पुरानी वाली शालू नहीं रही। और शालू भी चुपचाप अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई और अपने बच्चे की मालिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद शालू की सास ने आवाज़ लगाई, कहाँ मर गई, खाना नहीं बनाना क्या। तो शालू ने बोला, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ और इतना छोटा बच्चा है, मैं इसकी देखभाल करूँ या घर के काम करूँ, जाकर खुद बना लीजिए। या तो अपनी बेटी जो दिन भर मोबाइल देखती रहती है
उससे बनवा लीजिए। इसी बहाने कम से कम कुछ काम तो सीख जाएगी, नहीं तो बेचारी का ससुराल में एक दिन भी गुजारा मुश्किल हो जाएगा। शालू की सास ने बोला, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला, वह इस घर की नौकर नहीं है। तो क्या मैं इस घर की नौकर हूँ? जिस तरह से वह इस घर की बेटी है, तो मैं भी इस घर की बहू हूँ। मेरे पास भी वक्त नहीं है खाना बनाने का, और अगर कुछ बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो अपना इंतज़ाम कह लीजिए। कहकर शालू किचन में गई और अपने लिए आलू के 2 पराठे बनाकर अपने रूम में चली गई। सास ननद देखते रह गए और उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे भड़काया कि तुम्हारी बीवी ने सिर्फ अपने लिए पराठे बनाकर खा लिए और मुझे और तुम्हारी बहन को दिया भी नहीं। शालू का पति उसी वक्त आ गया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सिर्फ अपने लिए पराठे बना लिए और मेरी और माँ और बहन को नहीं पूछा? तो शालू ने बोला, क्यों, तुम्हारी माँ और बहन क्या लूली लंगड़ी है जो अपने लिए 2 पराठे नहीं बना सकती? और तुम अंधे हो जो तुम्हें दिखता नहीं कि एक छोटा बच्चा है मेरे पास और उसकी देखभाल करूं मैं या घर के काम करूं? तो पति ने बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस जुबान में बात करने की? तो शालू ने बोला, उसी तरह जैसे तुम्हारी हुई। शालू के पति ने गुस्से में शालू के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, तो शालू ने अपनी उंगली अपने पति की तरफ उठाई और बोला, खबरदार, यह गलती करना भी नहीं, नहीं तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा यह तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। आज तक पुलिस की लाठी खाई है? नहीं खाई? तो मुझे लगता है खाने का बहुत शौक है तुम्हें, और अगर तुमने यह गलती कर दी ना, तो पुलिस की लाठी खाने का तुम्हारा शौक भी मैं पूरा करवा दूंगी, याद रखना। और साथ ही साथ तुम्हारी माँ और बहन के शौक भी पूरे करवा दूंगी। उसे समझ में आ चुका था कि शालू अब पहले वाली शालू नहीं रही। शालू की सास ने बोला, शर्म नहीं आती अपने पति को पुलिस की धमकी देते हुए? तो शालू ने बोला, बिल्कुल नहीं आती। 2 साल शर्म करके देख ली मैंने, ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी। अब अगर मुझे मेरी ज़िंदगी बनानी है तो बेशर्म होकर जीना पड़ेगा। और यदि मेरे साथ किसी ने भी कोई भी नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की या कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो भगवान से अपनी खैर मनाना, क्योंकि अब मैं तुम लोगों की गुलाम बनकर नहीं रहने वाली। अब शालू बहुत बदल चुकी थी और घर में जो वह नौकरों वाले काम करती थी अब उसने छोड़ दिया था। अब सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता था, लेकिन उसकी सास और पति और ननद का व्यवहार अभी भी बदला नहीं था। वह उसके साथ तमीज़ से बात नहीं करते थे। बस अब फ़र्क इतना था कि शालू भी उनके साथ बदतमीजी से ही बात करती थी। ऐसा करना अच्छा तो नहीं लगता था, पर फिर भी जो जिस लायक हो उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी भाषा में जवाब देने पर शालू के दिल को बहुत सुकून मिलता था उनके उतरे हुए चेहरे देखकर। इसी तरह से शालू को घर में आए करीब 2 महीने हो गए और अचानक शालू को याद आया कि उसकी अलमारी की चाबी उसने यहीं पर फेंक दी थी। उसने तुरंत अपनी अलमारी खोली। जो उसने सोचा था वह सच निकला। उसके सारे जेवर गायब हो चुके थे। अब तो शालू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पूरे घर में तबाही मचा दी। उसके पति ने बोला, पागल हो क्या, क्यों चिल्ला रही हो? तो शालू ने बोला, मेरे जेवर कहाँ गए? तो शालू के पति ने बोला, हमें क्या पता, तुम्हारे जेवर थे, तुम जानो, तुम अपने मायके लेकर चली गई होगी। शालू ने बोला, मैं अपने मायके लेकर चली गई या तुम्हारी माँ और बहन ने मिलकर चुरा लिए? उसके पति ने बोला, खबरदार, जो मेरी माँ और बहन के लिए ऐसे शब्द बोले, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। शालू ने बोला, लेकर दिखाओ, फिर देखो तुम बचते हो या नहीं। अगर मेरे जेवर मुझे अभी के अभी वापस नहीं मिले तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी कि मैं अपने मायके में थी और ससुराल से मेरे सारे जेवर चोरी हो गए। फिर पुलिस ढूंढेगी मेरे जेवर। शालू की सास ने बोला, पागल हो गई हो क्या, पुलिस को घर बुलाओगी? शालू ने बोला, मेरे जेवर चोरी हुए हैं, मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी और पुलिस ही निकालेगी मेरे जेवर कहाँ हैं। अब शालू के सास की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि शालू के सारे जेवर तो उन्होंने ही निकाल कर अपनी अलमारी में रखे थे। तो सास ने बोला, हाँ, अब अपनी सास और ननद को जेल भिजवाओ झूठे इल्ज़ाम में। तो शालू ने बोला, फिर आपको डर क्यों लग रहा है? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, आने दीजिए पुलिस को। उसे घर में क्या मिलेगा? पुलिस जान जाएगी कि जेवर किसने चुराया है। मैं तो जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कि मेरे जेवर चोरी हो चुके हैं। शालू के पति को कहीं ना कहीं पता था कि उसकी माँ ने ही शालू के जेवर लिए हैं। उसने शालू का हाथ खींचकर अंदर किया और बोला, पागल हो क्या, मेरी माँ है वह। तो शालू ने बोला, और मैं कौन हूँ? माँ और बहन की तो बहुत साइड लेते हो, आज बता ही दो मैं कौन हूँ। तो उसके पति ने बोला, तुम कौन हो, जो भी हो, लेकिन मेरी माँ और बहन से बढ़कर नहीं हो। तो शालू ने बोला, मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूँ, कोई रखेल नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। और इस गुमान में मत रहना कि मैं शादी को बचाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारे जैसे पति से तो अच्छा है कि मैं तलाक लेकर अलग रहूँ। वैसे भी तुमने मुझे कौन सी खुशी दी है? तुम्हें क्या लगता है कि इस डर से कि मेरा घर टूट जाएगा मैं तुम लोगों के अत्याचार सहती रहूँगी?
अभी मुझे मेरे सारे जेवर वापस करवाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और हाँ, इतना तो मुझे पता चल चुका है कि तुम लोग नीच हो और अपनी नीचता को साबित करते करते और अधिक नीचे होते जाओगे और इसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं हर दिन तुम लोगों को एक कदम और नीचे गिरते हुए देखा है। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तुमसे तलाक ले लूँगी और साथ में अपना और अपने बेटे का खर्चा भी लूँगी। देखते हैं तुम क्या कर लोगे। या भी देखूंगी कि कौन दूसरे घर की लड़की फिर से तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी नीचता को तो मैं सबको बताऊंगी। बताऊंगी क्यों, दिखाऊंगी। कहकर शालू ने अपना मोबाइल उन लोगों को दिखाया, जिसमें इस बार उसने उन लोगों की काफ़ी करतूतें रिकॉर्ड कर रखी थी, जो कि उसकी भाभी ने सिखाया था कि समय समय पर उनकी वाहियात हरकतों को कोशिश करके रिकॉर्ड कर लेना। यह सब देखने के बाद शालू के पति ने शालू से मोबाइल छीन कर डिलीट करने की कोशिश की, तो शालू ने बोला, कर दो, मैंने यह सब कुछ पहले ही अपने मायके वालों को भेज दिया है, और तुम्हें जो वीडियो डिलीट करनी है कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शालू के पति को समझ में आ चुका था कि अब शालू तीखी मिर्ची बनकर आई है, और शालू के पति ने अपनी माँ से कहा, इसे इसके जेवर वापस कर दो। शालू की सास ने चुपचाप जेवर निकालकर शालू को वापस दे दिए। शालू ने बोला, मुझे तुम जैसे नीच लोगों के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि घर तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए एक मौका तुम लोगों को देकर देखना चाहती हूँ। सुधरना है तो सुधर सकते हो और सुधर जाओ, क्योंकि कल को तुम्हें भी अपनी बहन की शादी करनी है। और यही हाल रहे और मैंने तुमसे तलाक ले लिया, तो तुम्हारी बहन की तो शादी होने से रही, क्योंकि तलाक होने के बाद वजह तो दुनिया ज़रूर जानेगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन कुंवारी इस घर में बैठी रहे, क्योंकि मैं तुम लोगों जितनी बुरी नहीं हूँ। मैं कुछ दिनों का वक्त देती हूँ, सुधर सको तो सुधर जाओ। कहकर शालू अपने कमरे में चली गई। आज शालू की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें लगा समझौता करने में ही भलाई है, इस तरह से ज़िंदगी कोई कितने दिन जी सकते हैं। वैसे भी शालू का पति अब शांति से जीना चाहता था। वह अपने दोस्तों की नॉर्मल शादीशुदा ज़िंदगी देखता, अपनी पत्नियों के साथ उनका प्यार मोहब्बत की तस्वीर देखता, अपने बच्चों के साथ उनका लगाव देखता, तो उसे भी मन करता कि उसका भी ऐसा ही परिवार हो। पर अपनी माँ की बातों में आकर उसने कभी अपनी बीवी के साथ वह लगाव बनाया ही नहीं। अब वह वैसी ज़िंदगी जीना चाहता था और शालू खुद एक मौका दे रही थी। शालू के पति ने अपनी माँ से बोला, माँ, शालू सही बोल रही है। आखिर इस तरह से ज़िंदगी कितने दिनों जी जा सकती है। मैं भी अब अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी भी अपने पति के साथ इसी तरह की ज़िंदगी जिए? क्या तुम चाहती हो कि जैसी ज़िंदगी शालू और मेरी है, वैसी ज़िंदगी तुम्हारी बेटी की उसके पति के साथ हो? नहीं ना? शालू की सास ने बोला, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी वैसी ज़िंदगी क्यों जिएगी? मेरी बेटी तो महारानी बनकर अपने ससुराल पर राज करेगी। तो शालू के पति ने बोला, जब तुम्हारी बेटी महारानी बनकर अपने ससुराल में राज कर सकती है, तो मेरी पत्नी महारानी बनकर अपने ससुराल में राज क्यों नहीं कर सकती? माँ, क्यों नहीं हम लोग सुधर सकते हैं? शालू इतनी बुरी नहीं है, हमने पहले भी देखा है। बुरे हम लोग हैं। अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो शालू भी हमारे साथ बदतमीजी करना बंद कर देगी और हमारा भी एक अच्छा परिवार बन जाएगा। घर में शांति रहेगी, सब लोग खुश रहेंगे। माँ, हो जाने दो ऐसा, अपनी आदतें बदल लो। मैं भी खुद को बदल रहा हूँ। तुमने मेरे मन में बहुत जहर भरा है, जो कि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, और वैसे ही अपनी बेटी को भी बना रखा है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब सुधर जाएं, इसी में हमारी भलाई है। हमारा भी एक खुशहाल परिवार होगा। माँ, एक बार सोच कर देखो, क्या फ़ायदा इन लड़ाई झगड़ों से? शालू बहुत अच्छी लड़की है, वह हमारा घर अच्छे से संभाल लेगी, और जब हम उसके साथ अच्छे रहेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छी रहेगी। माँ, अब तो मेरा एक बेटा भी हो चुका है। अगर शालू ने सच में मुझसे तलाक ले लिया तो सोचो, मैं मेरे बेटे को पिता का प्यार भी नहीं दे पाऊँगा। पहले तो मैं उसके बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब जब से वह मेरे घर में आया है, मुझे उससे लगाव होने लगा है। माँ, जैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मेरा भी एक बेटा है, तुम्हारा पोता है। माँ, तुमने आज तक उसे गोद में उठाया है? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता उसे गोद में उठाने का? यह सब बातें शालू की सास को समझ में तो नहीं आ रही थी, पर वह यह समझ रही थी कि अब उसका बेटा उसकी बातों में आने वाला नहीं, इसलिए बेटे और बहू के साथ ही रहने में उसकी भलाई है। नहीं तो वह अकेली पड़ जाएगी, और अभी उसकी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी वह इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। और अपने बेटे में परिवर्तन उसे दिखने लगा था, तो शालू की सास के पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। बहती हवा की दिशा में बहना ही सही होता है। इसलिए शालू की सास ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तू कहे, और इशारे में अपनी बेटी को बोल दिया कि अब तू भी सुधर जा, नहीं तो भाई भाभी एक हो जाएंगे और हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे।
अब शालू का पति शालू के रूम में गया और शालू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ चुकी है और अब मैं मेरी एक नई ज़िंदगी तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं होगी, बस प्यार और मोहब्बत होगा। हाँ, मैंने माँ और बहन को भी समझा दिया है, अब वह हमारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देंगी। तुम्हें जैसा रहना है रहो। कुछ दिनों में अब बहन की शादी हो जाएगी, वह अपने ससुराल चली जाएगी। माँ का क्या है, धीरे धीरे वह अपना स्वभाव बदल ही लेंगी, क्योंकि उनका बेटा बदल चुका है, तो उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। शालू ने बोला, ठीक है, पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती, मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे जो जख्म दिए हैं वह इतनी जल्दी भरने वाले नहीं। शालू के पति ने बोला, बिल्कुल, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन मैं तुम्हें इतना यकीन दिलाता हूँ कि अब मैं पुराना वाला पति नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी धमकियों से बदल गया हूँ। हाँ, तुम्हारी धमकियों से मुझे डर जरूर लगा था, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं ठहराव चाहिए। आखिर कब तक इस तरह की ज़िंदगी काटूंगा, इसलिए मैंने खुद को बदलने की सोची। और हाँ, मैं यह बात मानता हूँ कि मेरी माँ ने मेरे मन में बहुत जहर भर दिया था। शादी से पहले ही बीवी के खिलाफ इतना जहर भरा था, तो मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाया। लेकिन अब मैं सच बोलता हूँ, जब भी तुम मुझे माफ़ करोगी मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाऊंगा, और जो खुशियाँ मैं तुम्हें आज तक नहीं दे पाया वह सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों पर बिछा दूंगा। कहकर शालू का पति रूम से बाहर चला गया और शालू ने अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और बोला, भाभी, आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। हम जितना डरते हैं तोड़ने से, उतना ही रिश्ता टूटता जाता है। और जब हम यह सोच लेते हैं कि ऐसे रिश्ते को टूट ही जाने दो जिसे हम ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो अगले को भी समझ में आ जाता है कि आपकी कीमत क्या है। मेरा घर संवर रहा है भाभी, आपकी वजह से। हो सकता है जल्दी मैं और आपके नंदोई जी वहाँ पर आएँ, लेकिन इस बार आपको अपने एक नए नंदोई जी मिलेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। शालू की भाभी ने बोला, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बस ईश्वर करे आपका घर संसार ऐसे ही बसा रहे।